प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीवी परीक्षा पर। मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए लेके आया हूं विज्ञान की वो सीरीज जहां पर हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो भाई साहब जिंदगी बदल देगी। जिंदगी बदल देगी का मतलब क्या है? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में छपेंगे। और आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज भी लेके आया हूं, सभी लोग सुनेंगे अच्छे से। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर हो जाता है, मैं अगले दिन उनकी रिवीजन लेता हूं इस नाम से, ब्रेन शार्पनिंग रिवीजन। और उसमें एक डाटा निकल कर आया है, वहां पे हमने ये देखा है कि जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं ना हर क्वेश्चन पे, वहां पे लगभग 97% जो क्वेश्चंस है वो बच्चों को याद हो गए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लगभग 1-1.5 हफ्ते से जो मैं क्लास ले रहा हूं, वहां पे एक डाटा निकलकर ऐसा आया है यूट्यूब से, हमें यह पता चला है कि मेरे क्लास में जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो आंसरिंग कर रहे हैं, उसमें लगभग 97% बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। इसका मतलब यह है, मुझे बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है कि आप सभी को वो लगभग 100 के ऊपर क्वेश्चन याद हो चुके हैं, है ना? यही है। और उसी के साथ साथ एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ये कि कल जो दानिश सर का क्लास होने वाला है 1 बजे वाला, दोपहर के 1 बजे जो आपका दानिश सर का क्लास होने वाला है, वहां पे दानिश सर जो है एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, जहां पे आप सभी बच्चों के लिए वो एक नया रिवॉल्यूशन रहेगा टेक्नोलॉजी में। और जो गृहिणियां हैं हमारी, जो घर से काम करते हैं, जो काम करते करते पढ़ाई कर रहे हैं और जो काम में इतना बिजी होते कि पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं दे पाते, उन सभी के लिए ये घोषणा रहेगी। उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी महिलाओं के लिए जो अपनी TRE 4 में सीट बुक करना चाहते, पक्की करनी चाहते, बीपीएससी के मुंह से वो जॉब छीन कर लाने चाहते। तो कल सभी लोग, आपके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी बता देंगे कि कल 1 बजे आ जाना है। बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ी, ठीक है, घोषणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और चलते हैं हमारी आगे जो है हमारी ब्रेन शार्पनिंग रिवीजन। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे? आंसर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अब देखिए, रैंक बूस्टर जो आप बोल रहे हो उसकी तो डेट चली गई है ना, उससे भी अलग घोषणा है। ठीक है, आपके नई टेक्नोलॉजी जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं आप सभी के लिए, उसकी घोषणा रहेगी, जो कि आपका बहुत फायदा होने वाला है उसमें। ठीक है जी, बिल्कुल सभी लोग आंसर कर दिए हैं जी। इसका आंसर था आपका ये वाला, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सभी को याद हो चुका है। ठीक है, ये वेक्टर नहीं, आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। और उस दिन मैंने एक क्वेश्चन लिया था। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है ना, सभी लोग मुझे बताएंगे प्रेशर मान के जिसे हम दाब बोलते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। स्केलर है कि वेक्टर है, सदिश है या अदिश है? चलिए बताइए। प्रेशर जिसे हम दाब बोलते हैं भाई साहब, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, कौन सी होती है जी? चलिए बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन सी रहेंगी आपकी? ये अदिश राशि रहेंगी। कौन सी रहेंगी? अदिश राशि, जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी, ये बोलेंगे। अगर आपको स्केलर और वेक्टर में दिक्कत जा रही है, अगर आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने में दिक्कत जा रही है, तो आपकी प्यारी मोना मैम ने जो है एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है आप सभी के लिए। ठीक है, आप सभी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ये आप देख सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक आप सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है। एक शॉर्ट वीडियो बना है मैम ने, और इसमें इतनी सारी जो क्वांटिटी जो एनसीईआरटी में दी है वो उन्होंने कवर किया है। आप वीडियो में जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी हम कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, ताकि उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, वो चीज आपको याद हो जाएगी। चलिए बताइए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए बताइए इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए बताइए। देख लिए ना राज मेहरा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद भी हो गया होगा। बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है मैम ने, है ना? चलिए बताइए, आघात और प्रत्याघात के बल कैसे होते हैं जी?
हमेशा कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे एंड अपोजिट रहेंगे। दे आर ऑलवेज सेम इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये कौन सा लॉ है जी? ये आपके न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का कितना है, कौन सा लॉ है? ये थर्ड लॉ है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा नियम है भाई साहब, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताइए, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे के जो भी एग्जामिनेशन देने वाले उसके लिए। चलिए बताइए, किस बच्चे की कमी के वजह से बच्चों को रिकेट्स नाम की बीमारी होती है? कौन से विटामिन की कमी से? चलिए बताइए इसका आंसर क्या था। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर था भाई साहब आपका, जी बिल्कुल। देखिए अभी भी कुछ लोग जो है इसका आंसर डी बोल रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया विटामिन डी के कमी से होता है। मैंने यहां पे विटामिन बोला है, क्या बोला है? विटामिन बोला है। और सभी लोग ध्यान रखेंगे विटामिन डी होता है, आयरन ये आपका विटामिन नहीं है, ये आपका विटामिन नहीं होता है, ये मिनरल होता है। ये आपको याद रखना है जी, ये मिनरल होता है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए भाई साहब डी बोल रहे हो, इसका आंसर आपका क्या रहेगा जी? ऑप्शन ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए बताइए इसका आंसर। हाँ अभी बताएंगे कैल्शियम की कमी के वजह से कौन सा डिसीज होता है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर था आपका हाइपोकैल्शियमिया, माने कि बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन डेंसिटी कम होते हैं, बोन का जो घनत्व होता है भाई साहब ये कम हो जाता है और उसकी वजह से हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है, टूटने लगती है। ये भी आपको याद रखना है। 5वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए जल्दी जल्दी आंसर। आयोडीन की कमी के वजह से कौन सा डिसीज होता है? आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा डिसीज होता है? इसमें हमने देखा था कि जो पहाड़ियों पे लोग होते हैं भाई साहब, लद्दाख जैसे जगह पे, वहां पे उनके खाने में आयोडीन की कमी होती है और जनरली उनको ये डिसीज होता है। और इसका आंसर रहेगा आपका गॉइटर, जिसे हम घेंगा बोलते हैं। और घेंगे में क्या होता है? आपकी थायराइड ग्रंथि जो होती है भाई साहब, इसका साइज, इसका आकार जो होता है भाई साहब ये बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, उसे हम गॉइटर बोलते हैं। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? एक उदासीन घोल की विशेषता क्या होती है? चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। आज का कौन सा दिन है? आज का शुक्रवार है। संडे को हमारी टेस्ट रहेगी वाईटी के ऊपर, सभी को बता दूं संडे को, हर संडे के दिन में वाईटी के ऊपर हमारी टेस्ट रहती है। क्या रहती है? टेस्ट रहती है, जहां पे मैं पूरा एक रिवीजन कराता हूं सभी क्वेश्चंस का, और इसी रिवीजन के क्वेश्चन के ऊपर आपकी वाईटी की टेस्ट रहेगी। सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर सभी ने बता दिया। इसका रहेंगे H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस सेम रहेंगे। इसका पीएच भी बता दो भाई साहब, इसका पीएच कितना था जी? इसका पीएच कितना था? 7 रहता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी और फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। बताएंगे कि आयरन की अगर डिफिशियंसी हो गई, माने कि आयरन, लोहे की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा डिसीज होता है? ये होता है आपका एनीमिया। और अगर आपको पूछा जाए कौन से विटामिन की कमी के वजह से होता है आपका एनीमिया, तो इसे भी आपको याद रखना है, वो था आपका B12। कौन सा था? B12 था। ये भी हमने कल चेक किया है, सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीभा के बारे में पूछा गया है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए, कड़वाहट अगर हो रही है, बड़े संत कह गए हमेशा मीठा बोलो, कड़वा कैसे सबसे पीछे रहता है? माने कि पीछे वाला भाग, रियर पार्ट जो होता है उसमें कड़वाहट होती है। उसके बाद टिप, हाँ चलिए बताइए, जो नोक होती है जीभा की, उसके ऊपर कौन से टेस्ट बड्स होते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, मीठा खाते हो ना, चमचम, गुलाब जाम, काजू कतली, आगरे का पेठा, और क्या होता है भाई साहब? लड्डू, और क्या होता है भाई साहब? और भी बहुत सारी स्वीट्स होती है। कहां पे रहता है भाई साहब? जीभा की जो नोक होती है भाई साहब, उसमें रहेगा आपका स्वीट टेस्ट, माने कि मीठी वाली टेस्ट रहेगी। चलिए बताइए मुझे, ये मध्य भाग में कौन सी टेस्ट होती है जी? ये मध्य भाग में कौन सी टेस्ट पता होता है? चलिए बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। हमारी जीभा का जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक है, उसमें
कौन सी टेस्ट बद होती है? इसमें भाई साहब बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर होती है, माने कि ये लगभग टेस्ट लेस होती है। कैसी होती है? टेस्ट लेस होती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये हो गया 7वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप हम किन किन ब्लड ग्रुप वालों को दे सकते हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा इसका उत्तर? जी हां, ये सभी क्लास वालों के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए क्लास रहेगा। और इसका आंसर था आपका ऊपर में से सभी के सभी समूह को ओ ब्लड ग्रुप दिया जाता है। सभी लोग मुझसे आंसर करेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। उसी तरह से यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी से। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, ए बी नहीं होता है जी, ये होता है आपका, एग्जैक्टली याद रखना, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव होता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ये एग्जैक्टली याद रखना है, ओ नेगेटिव होता है। कौन होता है? ओ नेगेटिव होता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 9th नंबर का क्वेश्चन बताइए। इसको अभी अभी हमने चेक किया था। लिस्ट सेंसिटिव टू टेस्ट, माने कि जहां पे लगभग ना के बराबर कोई भी टेस्ट नहीं होती है, वो उसका आंसर क्या रहेगा? आपका मिडल पार्ट, जो मध्य भाग होता है आपका जीवा का, वहां पे नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 10th नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए, इसका आंसर रहेगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन को ले रहा है, सभी लोग यह ध्यान देंगे, ले रहा है भाई साहब, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दे रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजन अगर ले रहा है, चलिए सभी से क्वेश्चन मेरा है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई ए नाम का कोई एलिमेंट होगा, अगर ये तत्व होगा, ये अगर भाई साहब हाइड्रोजन की आयन ले रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या इसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे क्या, या इसे हम रिडक्शन बोलेंगे? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को ले रहा है, तो वो रिडक्शन रहेगा कि ऑक्सीडेशन रहेगा जी? बहुत बढ़िया, वो रहेगा आपका रिडक्शन। क्या रहेगा? रिडक्शन रहेगा। बहुत बढ़िया आंसर किए सभी ने। चलिए अभी सभी के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर, जैसे कि अभी सभी को पता है कि सीटेट का रिजल्ट लगा है, और सीटेट के रिजल्ट लगने की वजह से बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, इसीलिए हमने ये टारगेट 50 वाला जो ऑफर है उसे बढ़ा दिया है। ये आज भी शुरू रहेगा। आप टारगेट 50 ये कोड इस्तेमाल कर आप टीचिंग परीक्षा से कोई भी कोर्स परचेज करते हो, उसके ऊपर आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा झारखंड टीईटी का कोर्स अगर ज्वाइन करना है, वो भी हमने झारखंड टीईटी का कोर्स लॉन्च कर दिया है। सभी कोर्सेज के ऊपर वहां पे भी आपको 50% का ऑफर मिल रहा है। तो 50% ऑफर लगभग सभी कोर्सेज के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो, आपको दोस्त कोई रिश्तेदार होगा, तो उसे जरूर खबर कीजिएगा, ले लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए आज के नए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे पूछा गया आपके ध्वनि के गति के बारे में। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहां पे होती है? चलिए बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहां पे रहता है? ठीक है, नूतन जी बोल रहे कि सर कंप्यूटर साइंस के लिए टीचर लाइए। ठीक है, लेके आएंगे वो भी। ठीक है, वो भी लेके आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट? कहां पे रहेगा? आप सभी को पता है, देखिए थोड़ा सा जानते हैं। जो ध्वनि तरंग होती है जिसे हम साउंड वेव बोलते हैं, ये पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी तरंग होती है? ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जिसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं अभी साउंड वेव के बारे में। सभी लोग एक एक कर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, याद कर लेंगे। साउंड वेव कौन सी तरंग होती है जी? वो होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, जिसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और इसी का मतलब क्या है? इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है आपका मैकेनिकल वेव। क्या बोला जाता है? मैकेनिकल वेव बोला जाता है, माने कि यांत्रिक तरंगे बोलती है। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनको माध्यम की जरूरत होती है, जिनको माध्यम की
जरूरत होती है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम मैकेनिकल वेव। और साउंड वेव एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अब माध्यम माने कौन कौन से माध्यम माने आ जाएंगे आपके। माध्यम कौन कौन से रहेंगे जी, माध्यम रहेंगे आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो सॉलिड में जो है सबसे ज्यादा गति होती है, सबसे ज्यादा गति आपकी सॉलिड में रहेगी और सबसे कम कहां पे रहेगी, आपकी रहेगी आपकी गैस में, माने कि वायु में रहेगी। किसकी गति की बात कर रहा हूं मैं, ध्वनि के गति की बात कर रहा हूं। ये आपको याद रखना है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे एक बार कि इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे अधिक गति कहां में रहेगी, आपकी सॉलिड में रहेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार छपा है, बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब लॉन्जिट्यूडिनल वेव मान की अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है वो कैसे माध्यम से जाती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। कैसे जाती है, वो जाती है संपीड़न और विरलन के माध्यम से। माने कि संपीड़न को ही हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। और विरलन को क्या बोलते हैं, रेरिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेरिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे के पास आ जाना। माने कि यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे माध्यम की अगर पूछा जाए माध्यम माने कि जो मीडियम होता है उसका घनत्व ज्यादा है या कम है। चलिए सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो आपका संपीड़न यहां पे दिख रहा है जिसे हम कंप्रेशन बोलेंगे, यहां पे माध्यम का घनत्व कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। घनत्व माने कि मैं बोलूंगा डेंसिटी, ठीक है। क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, जी हां, यहां पे जो माध्यम का घनत्व रहेगा, डेंसिटी जिसे बोलेंगे, वो रहेगी आपकी ज्यादा। डेंसिटी कैसे रहेगी, ज्यादा। दिख रही ना आपको, सब पार्टिकल पास पास आ गए। उसी तरह से जब डेंसिटी बढ़ रही माने कि पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, तो यहां पे प्रेशर कैसे रहेगा, प्रेशर माने कि दाब कैसे रहेगा जी। चलिए बताइए, सभी लोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैंने ऐसे रख दिया, तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, भाई साहब प्रेशर माने कि दाब भी क्या रहेगा, ये ज्यादा रहता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था कि ध्वनि तरंगों में जो प्रेशर होता है कौन से इसमें ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा रहेगा, जो कॉम्प्रेशन माने जिसे हम संपीड़न बोलते हैं, वहां पे प्रेशर ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा होती है माध्यम की। और यहां पे अगर आप देख पा रहे हो सभी माध्यम के पार्टिकल जो है दूर दूर चले गए, माने कि रेरिफ्रैक्शन में आपकी डेंसिटी माने कि घनत्व कैसे रहेगा, ये भी कम रहेगा। और उसके बाद प्रेशर माने कि जो दाब होता है भाई साहब, वो भी कैसे रहेगा, कम रहेगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, वो क्वेश्चन ये रहेगा। चलिए बताइए सभी लोग, अगर मैं हवा में गति की बात करूं, ध्वनि की गति ध्वनि की कितनी होती है, तो इसका आंसर कौन करेगा, चलिए बताइए। सभी से मेरा क्वेश्चन है, अगर हवा में ध्वनि के गति की बात करूं तो ध्वनि की गति कितनी होती है हवा में, चलिए बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे इसका जल्दी जल्दी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, 500 से ऊपर बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। और इसी तरह से आप जो है लाइक और शेयर भी करते रहेंगे, तो जल्दी हमारा टारगेट जो 1000 बच्चों का है वो हम कंप्लीट कर देंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर किए सभी ने। एक रेंज बता रहा हूं भाई साहब, 332 से लेकर 340 मीटर पर सेकंड, ये रेंज होती है गति की। किसकी जी, किसकी, हवा में ध्वनि की गति की। क्लियर हो गया यहां पे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, ये यहां पे लिखा है कॉम्प्रेशन जिसे हम संपीड़न बोलते हैं, यहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। और जो रेरिफैक्शन होता है वहां पे प्रेशर कैसे रहेगा जी, आपका कम रहता है। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। अभी जो टॉपिक पढ़े है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव माने कि अनुदैर्घ्य तरंग में जो उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं। यह अभी अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था, 9 to 10 का जो पेपर हुआ था, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर क्या रहेगा, कॉम्प्रेशन माने कि संपीड़न में दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए,
ये तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, मुझे पता है इसका आंसर आप सभी को पता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ध्वनि जो है कहां से यात्रा नहीं कर सकती, ध्वनि जो है कहां से यात्रा नहीं कर सकती है, इसका आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका वैक्यूम। वैक्यूम माने कि निर्वात, बराबर है, जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। अगर आपको पूछूं कि जो प्रकाश की गति सर्वाधिक कहां पे होती है, सर्वाधिक कहां पर होती है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? चलिए बताइए, सर्वाधिक कहां पे होती है, तो इसका आंसर क्या करोगे? सभी लोग बताएंगे कहां पे रहेंगी। बहुत बढ़िया, सभी ने बता दिया। वैक्यूम में सर्वाधिक गति होती है किसकी जी? प्रकाश की। अब यहां पे दो बात ध्यान में रखनी है, साउंड वैक्यूम से जा ही नहीं सकता और प्रकाश सर्वाधिक गति होती है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, इसका भी आंसर कर देंगे। देखिए ये अभी नहीं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो सभी लोग देखिए मैंने एक रेंज बोली थी, उस रेंज में ही आपको ऑप्शन ढूंढने हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पूछा गया, तो ध्वनि का वेग कितना होता है वायु में? वो होता है आपका 343 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है जी। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी? वो ये है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ध्वनि की गति जो है, ध्वनि की जो गति होती है, अगर वायु का तापमान जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर, अगर आपका समान है माने कि कांस्टेंट अगर रहता है, तो ये वायु की गति जो है ये प्रेशर मान की दाब के ऊपर निर्भर नहीं होती है। ये निर्भर नहीं होती है, डू नॉट डिपेंड होती है। ये आपको रखना है याद, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ध्वनि की गति होती है वो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करती है, पर अगर टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट रहा, समान रहा, तो उस केस में प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि वायु की गति डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, मान की दाब। चलिए लिख लीजिए सभी लोग, सभी लोग लिख देंगे और खुद के दिमाग में भी लिख देंगे, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, स्टेथोस्कोप का उपयोग क्या होता है? ये सबसे पहले आप मुझे बता दोगे, इसका उपयोग क्या होता है? स्टेथोस्कोप का, चलिए बताइए। तो फिर वो उसका प्रिंसिपल भी देख लेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, स्टेथोस्कोप जो होता है इसका उपयोग क्या है जी? ये जो पल्स रेट होती है आपकी हृदय की, पल्स रेट होती है, जो भाई साहब हार्ट बीट होती है, उसे सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है? सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। चलिए बताइए, जल्दी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाया हो, और आपको बता दूं इस सेशन के बाद टॉप 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया है जी इसका। अरे भाई साहब, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, कभी स्टेथोस्कोप अगर आपने इस्तेमाल किया होगा, क्या कान को लगाने के बाद कभी सुना आपने कि किसी डॉक्टर को भाई साहब स्टेथोस्कोप की वजह से करंट लग गया और मर गया? कभी सुना है आपने? तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए वो करंट में नहीं होता है जी, वो सीधा इसका आंसर रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका क्या उत्तर रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, देखिए कैसे होता है। सुना है कभी आपने कि करंट लग गया वैसा वो मर गया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से होता है,
ये स्टेथोस्कोप है, आपने देखा होगा, और ये इसकी भाई साहब ये ट्यूब होती है। ये ट्यूब जो है एक तो खोखली होती है, कैसी होती है, खोखली होती है, और उसके अंदर जो साउंड आता है वो इस तरह से मल्टीपल टाइम ऐसे रिफ्लेक्ट होते 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 जो है भाई साहब डॉक्टर जी के भाई साहब ये कान तक पहुंचता है। ये हो गया डॉक्टर जी का कान, ये कान तक पहुंचता है। माने कि यहां पे कौन सा सिद्धांत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिद्धांत है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर, इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसका आप सभी को पता है, उसे हम इको बोलते हैं या इसे बोलते हैं हम प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे यह बताएंगे कि इको की कंडीशन क्या है। इको की कंडीशन क्या है, कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब यह है कि अगर आपको भाई साहब इको सुनना है, जिसे हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, इसे अगर आपको सुनना है, ए और बी के बीच में ये दूरी कितनी रहनी चाहिए, ये दूरी बताएंगे, और भाई साहब समय भी बताएंगे। वो समय क्या रहेगा जिसके ऊपर आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, देखता हूं किन किन लोगों को पता है। चलिए, जी हां, हिंदी की भी क्लास होने वाली है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। यह रहती है दूरी आपकी 17 मीटर। कितनी रहती है, 17 मीटर। और समय के बारे में सभी लोग मुझे बताएंगे, समय कितना रहता है जी, समय रहता है भाई साहब 0.1 सेकंड। कितना रहता है, 0.1 सेकंड। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। चलिए बताइए, इसका भी आंसर कर देंगे। What is the color of flame when magnesium burns in presence of oxygen? यहां पे पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम नाम का जो धातु है, उसे अगर हम जलाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियस है, कोई भी चीज अगर जलती है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बराबर है। उसे अगर हम जलाए तो उसमें जो ज्योत बनती है, फ्लेम बनती है, उसका रंग क्या रहेगा। चलिए, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका सफेद, माने कि व्हाइट रहता है। बहुत बढ़िया। और आप देख पा रहे हो यहां पे, ये देखिए, जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन को जला जाता है, उसके पहले एक विधि की जाती है। आपको बता दूं, मैग्नीशियम जो है ये एक प्रकार का रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्रियाशील होता है, जो जल्दी हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, और उससे बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है भाई साहब इजीली जलता नहीं है। और ये क्या होता है, आप देख पा रहे हो, ये रिबन है आपकी मैग्नीशियम की, इसके ऊपर क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है वो लेयर बन जाती है, और जलाने के पहले जो है उसे घिसा जाता है, रब किया जाता है। ठीक है, जब इसे जलाते हो भाई साहब तो आपको दिखाई दे रहा है कि एमजीओ में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और ये फ्लेम देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, व्हाइट कलर की, एकदम जबरदस्त व्हाइट कलर की माने कि सफेद रंग की फ्लेम से ये जलता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी से, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बात कर ही ली है, सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। अगर मैं, कॉपर नाम का धातु है, सभी को पता है भाई साहब, बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। बिजली की तार जो होती है अपने घर में, उसमें इस्तेमाल किया जाता है कॉपर का। कॉपर को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या बनता है। जो बताएगा भाई साहब, मैं बोल दूंगा कि उसका बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट में पक्का सिलेक्शन होने वाला है, पक्का होने वाला है। क्योंकि मैंने बोला था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर बस एक ही बार अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी एसएससी में। उसकी बार किसी भी एग्जामिनेशन में इसके ऊपर ध्यान नहीं गया है। अब इस बार मैं पढ़ा रहा हूं तो पक्का बता रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान जाने वाला है सभी एग्जामिनेशन वाले का। तो सभी लोग मुझे बताएंगे, और जो बताएंगे क्या बात है। जो बच्चे हैं ना भाई रेगुलर मेरा क्लास कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भाई साहब रिएक्शन ही नहीं
नहीं होती है। क्या होती है? रिएक्शन ही नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। पर आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी भी मेटल को आप भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, नमक बनता है और बनता है आपका पानी। यह भी मैंने आपको बताया था, पर उसमें एक्सेप्शन कौन था? है कॉपर है, जिसे कि भाई साहब बड़े बड़े अक्षरों में आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सभी लोग मुझे बताएंगे निम्न दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंफेक्शियस डिसीज नहीं है? कौन सा इंफेक्शियस माने कि संक्रामक रोग नहीं होता है? चलिए बताइए, संक्रामक रोग का मतलब क्या है? संक्रामक रोग का मतलब क्या है? इसका आंसर आप सभी को पता है, इसका रहेगा आपका नन ऑफ अबव। क्या रहेगा जी? जी नहीं, टाइफॉइड नहीं रहता है, टाइफॉइड नहीं रहता है, सभी को बता दूं, इसका आंसर नन ऑफ अबव रहेगा, नन ऑफ अबव रहेगा। शायद मैंने ये क्वेश्चन लिया था उस टाइम पे, शायद गलती हुई मेरे से, पर ध्यान रखिएगा टाइफाइड जो है भाई साहब ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज होती है ना। और जो सभी लोग यहां पे ध्यान रखेंगे ये कि इंफेक्शियस डिसीज मतलब क्या होता है। नहीं, यहां पे नॉट पूछा गया है ना, कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पे नॉट पूछा गया है, नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो टाइफाइड ये इंफेक्शियस डिसीज है, कफ ये भी आपका इंफेक्शियस डिसीज है, फीवर माने कि बुखार जो आता है आपका, सभी लोग ध्यान देंगे यहां पे। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है जी? आपके इंफेक्शियस डिसीज है। ये क्या है? आपके इंफेक्शियस डिसीज है, माने कि संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग का मतलब क्या है? ऐसे रोग जो वायरस, बैक्टीरिया, उसके बाद जो भी होता है भाई साहब उसके वजह से अगर फैल रहा है तो उसे बोलेंगे हम इंफेक्शियस डिसीज। यहां पे नॉट पूछा गया है, कौन सा नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? ये सभी के सभी तो है ना, सभी के सभी है, मतलब क्या है? जो ऑप्शन हमें दिए वो सभी के सभी संक्रामक है, इन्फेक्शियस है, नॉट पूछा गया तो आंसर रहेगा आपका नन ऑफ अबव। अभी क्लियर हो गया सभी को? अभी सबको समझ में आ गया इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? जो फैलता है वायरस बैक्टीरिया की वजह से। देखिए यहां पे लिखा भी है, ये सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से उठा के लाया हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। इन्फेक्शियस डिसीज माने कि संक्रामक रोग वो होते हैं जो कॉज माने कि होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वजह से, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट और प्रोटोजोआ। माने कि बैक्टीरिया माने कि जीवाणु, विषाणु, कवक, पैरासाइट्स और जो प्रोटोजोआ होते हैं उनसे अगर कोई आपको डिसीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संक्रामक रोग बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया है? और इसके साथ साथ ये संक्रामक रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल। क्या होता है? कम्युनिकेबल, जिसे हम संचारी बोलते हैं, संचारी रोग होते हैं। और एक होता है असंचारी रोग। अब असंचारी और संचारी रोग का मतलब क्या है? संचारी रोग में भाई साहब एक इंसान से दूसरे इंसान को अगर डिसीज हो रहा है उसे बोलेंगे हम संचारी रोग। और ये किसके वजह से होते हैं? इसमें वातावरणीय जो घटक होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? संचारी रोग में, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो जो बातें मैं बता रहा हूं सभी लोग लिखेंगे। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं, हर एक शब्द जो मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, वो हर एक शब्द वो है जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, इसका समझ में आ गया? असंचारी रोग का मतलब क्या होता है? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होता, नहीं फैलता। चलिए इसका कोई आंसर, कोई एग्जाम्पल बता सकता है? सभी लोग, क्या कोई मुझे आंसर बता सकता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जिसे हम असंचारी रोग बोलते हैं, इसका कोई भी मुझे दो एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए देखते हैं किसको किसको पता है। असंचारी रोग कौन कौन से होते हैं उसके बस दो एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए। चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, एक तो बता दिया भाई साहब, एक रहेगा आपका कैंसर। कैंसर जो है एक से दूसरे को नहीं होता है। उसके बाद कोई भी आपका हार्ट डिसीज हो गया, उसके बाद डायबिटीज, शुगर हो गया। उसके बाद और क्या बता सकते हो? और क्या बता सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, ये समझ में आ गया सभी को?
समझ में आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये सभी का सब मैंने चार्ट जो एनसीईआरटी से लिखा है, सभी लोग मुझे बताएंगे मलेरिया किससे होता है। सभी लोग एक एक कर कर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे मलेरिया किसके वजह से होता है। ये होता है प्लाज्मोडियम के वजह से। सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में मलेरिया किसके वजह से होता है जी। ये होता है आपका प्लाज्मोडियम के वजह से, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरिया होता है भाई साहब बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ के वजह से होता है, जिसमें आपको पता है डायरिया अगर हो गई भाई साहब लोटा लो और भागो, लोटा लो और भागो, वही स्थिति चालू होती है और आदमी एक दिन में भाई साहब सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है, आपको ध्यान में रखना है। कोलेरा ये भी भाई साहब एक प्रकार का बैक्टीरिया से होता है, ये जीवाणु से होता है, ये आपको याद रखना है। टाइफाइड भी भाई साहब जीवाणु से होता है, ये आपको याद रखना है, जीवाणु वाला डिसीज होता है। उसके बाद ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं, ये भी आपका जीवाणु के वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया है? चलिए और कुछ है। हिपेटाइटिस, चलिए बताइए, हिपेटाइटिस जिसे हम पीलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं, ये किसके वजह से होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे इसका। मुझे देखना है इसके ऊपर। लास्ट टाइम माने कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, वहां पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, हिपेटाइटिस के बारे में। बताइए, सभी लोग बताएंगे जी, बहुत बढ़िया। हिपेटाइटिस माने कि पीलिया जिसे हम जॉन्डिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये किसके वजह से होता है? ये वायरस माने कि विषाणु के वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। रैबीज हो गया। रैबीज, रैबीज का मतलब क्या है भाई साहब? ये एक ऐसा डिसीज है जो जानवरों से ये इंसानों में आता है। ये किस में आता है? इंसानों में आता है, ये आपको याद रखना है। अरे भाई साहब, हाँ, इंसानों में आता है। और रैबीज भाई साहब कुत्तों से होता है। कुत्ते ने अगर काट दिया तो भाई साहब आपको रैबीज हो गया। और रैबीज का एक कॉमन डिसीज, एक सिम्टम आपको याद रखना है, वो होता है आपका हाइड्रोफोबिया। क्या होता है जी? हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया का मतलब मुझे सभी लोग मुझे बताएंगे कि हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। चलिए बताइए सभी लोग, हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? इससे भाई साहब आपको पानी से डर लगेगा, पानी से डर लगेगा। ये अगर आपको पता है तो सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे कि अगर भाई साहब आपको आग से डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है, पानी और आग याद ही होना, बताइए, अगर उसे आग से डर लग रहा है तो अगर किसी को आग से डर लग रहा है तो उसे कौन सा फोबिया बोला जाता है? इसको कौन सा फोबिया बोला जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे भाई साहब। इसको बोला जाता है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया। पायरो का मतलब क्या होता है? आग। पायरो का मतलब क्या होता है? आग, है ना। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद एड्स। एड्स ये वायरस के वजह से होता है, विषाणु के वजह से होता है, आप सभी को पता है। और कौन सा विषाणु है? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एड्स ये जो बीमारी है भाई साहब, एड्स ये बीमारी है कौन से विषाणु से होती है? चलिए बताइए, एड्स से बीमारी कौन से विषाणु से होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। कौन होता है जी? ये होता है आपका HIV। HIV का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये भी आपका विषाणु से होता है, ये भी आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंजा मतलब क्या होता है? बुखार आना, बुखार, उसके बाद सर्दी खांसी, इनको इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। ठीक है, चलिए सभी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। एसआई यूनिट ऑफ करंट माने कि जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इसकी एसआई इकाई क्या रहेगी? जल्दी जल्दी, फास्ट। सभी को पता है इसके बारे में? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया। इसका आंसर रहेगा आपका एम्पियर। क्या रहेगा? एम्पियर। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि वोल्टेज की इकाई आपकी वोल्ट रहेगी। रेजिस्टेंस जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, इसकी इकाई ओहम रहेगी। इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। कैपेसिटेंस की जो होता है वो होता है आपका फैराड होता है। चार्ज
इसको बोले हम कूलम्ब। आवेश, चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश होता है। पावर माने की शक्ति, इसकी इकाई रहेगी आपकी वैट। फ्रीक्वेंसी जिसे हम आवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, इसकी इकाई रहेगी हर्ट्ज, या इसे हम सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस के विरुद्ध होता है, जिसका होता है सीमेन। क्या होता है, सीमेन। और मैंने बार बार बोला है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इकाई के बारे में। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सेक्शन से कोई अगर इकाई पूछ ले तो कंडक्टेंस के बारे में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और इसकी इकाई क्या है, सीमेन, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, MHO। ये मोह मोह के धागे, गाना तो सुना होगा ना, मोह, ठीक है, ये मोह मोह के धागे वाला गाना सुना होगा तो समझ लेना भाई साहब, ठीक है, वो सीमेन होता है। क्या होता है, सीमेन होता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो ताकि आपको सभी यूनिट्स याद हो जाएंगे। सभी लोग आंसर करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसे कि हम विद्युत आवेश बोलते हैं, इसकी इकाई क्या थी, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, इसकी इकाई क्या रहेगी, कूलम रहेगी। क्या रहेगी, कूलम रहेगी। ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका भी आंसर कर देंगे। वन ऑफ द यूज ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्राभिमुख या केंद्रीय बल जो होता है उसका उपयोग कौन सा रहेगा, ऐसा पूछा गया है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, कूलम तो हो गया जी, इसका बताएंगे आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा जी, आप सभी को पता है वॉशिंग मशीन भाई साहब गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूम रहे, मतलब वहां पे आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों भी आ गया। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है आपकी वॉशिंग मशीन, मान कि ये भी आपका आंसर है। टू ट्रैक द अर्थ वाटर एंड, ये कहां से आ गया भाई साहब, हाँ, क्रिएट द मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द एटम, ये भाई साहब अलग ही बता रहा है। माने कि आपका आंसर पहला ही ऑप्शन है, आपका आंसर पहला ही ऑप्शन है। सभी ने क्लिक कर दिया। बी, भाई साहब क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहां पे पढ़ा आपने ये सब बातें, टू ट्रैक द अर्थ वाटर एंड आइस। बताइए, मुझे बताइए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माने केंद्राभिमुख और केंद्रीय बल का इस्तेमाल करके आप ये कैसे पता चलेगा आपको कि भाई साहब पृथ्वी के ऊपर पानी कहां पे और बर्फ कहां पे है, हाँ बताइए भाई साहब मुझे। जी बिल्कुल, जो हम ये बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है, दूध से क्रीम निकालने के लिए हमारे कन्हैया जी जो है, जो बचपन में, कन्हैया मतलब कान्हा, माने कि मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं, बचपन में क्या करते थे बताओ, घी खाते थे, ये खाते, क्रीम खाते थे ना चुरा चुरा कर, बराबर है। माखन जिसे बोलते हैं, वो माखन किससे बनता था, ये बनता था आपका केंद्राभिमुख बल से। क्लियर हो गया सभी को, ये सभी को पता है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। अगर किसी गैस को या किसी वायु को हमें तरल में परिवर्तित करना है, माने कि उससे अगर हमें लिक्विड बनाना है, तो कौन से विधि का इस्तेमाल करोगे। यह बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है भाई साहब सभी लोग मुझे बताएंगे इसका। चलिए बताइए, आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे। और कोई नया बच्चा होगा जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लो भाई साहब, बटन ही दबानी है। जस्ट नीचे देखिए, वीडियो के बाजू में अगर देख रहे होगे वहां पे टीचिंग परीक्षा लिखा है और टीचिंग परीक्षा के बाजू में सब्सक्राइब और आपको घंटी दिखाई दे रही है, घंटी को दबाओ, नहीं तो सब्सक्राइब को दबाओ, अब हमारे चैनल के मेंबर बन जाओगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर बताएंगे। क्या वो प्रेशर से बनता है, जी हाँ बिल्कुल प्रेशर बनाइए। उसके बाद डिक्रीज द टेम्परेचर, जी हाँ बिल्कुल, तापमान कम करने से भी हम क्या बोले कर सकते हैं जी, किसी भी गैस को हम लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं, मान के तरल पदार्थों में। एक तो आप टेम्परेचर कम कर दो या भाई साहब प्रेशर क्या कर दो, बढ़ा दो। इन दोनों विधि से आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड। इसके बहुत सारे उदाहरण है, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, जो आपका होता है ड्राई आइस। क्या होता है, ड्राई आइस, जिसे हम बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि यह शुष्क बर्फ मतलब क्या होता है, शुष्क बर्फ मतलब क्या होता है, चलिए बताइए।
ये शुष्क बर्फ मतलब क्या होता है जी? ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसी तरह से जो आप घर में जो एलपीजी इस्तेमाल करते हो ना, एलपीजी गैस इस्तेमाल कर सकते हो ना आप। आपके घर में ये जो भाई साहब सिलेंडर का हंडा है, ये सिलेंडर का जो हंडा है आपके घर में भाई साहब, इस तरह से कुछ होता है ना, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। ये जो सिलेंडर है, इसमें कौन सी गैस होती है जी? इसमें होती है आपकी ब्यूटेन नाम की गैस होती है, और भाई साहब प्रोपेन नाम की गैस होती है। ये आपको याद रखना है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होती है। और इसका नाम क्या है जी? इसे बोलते हैं हम एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होता है उसका नाम। और यहां पे पहला ही शब्द ये बता रहा है कि ये कैसे बनाई जाती है। ये वाली गैस है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, और उससे बनती है आपकी ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस। क्लियर हो गया यहां पे? बहुत बढ़िया। उसी तरह से एक और गैस आपको ध्यान में रखनी है, सीएनजी। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि सीएनजी में भाई साहब कौन सी गैस होती है। देखते हैं कौन कौन का दिमाग का शार्प है बच्चा, बताओ कौन कौन है जो दिमाग वाला है, और कैसे किन किन लोगों का जो है दिमाग में है भाई साहब भूसा भरा है, हमें पता चल जाएगा। बताइए सीएनजी में कौन सी गैस होती है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई साहब नेचुरल गैस। सीएनजी में कौन सी गैस होती है? नेचुरल गैस होती है, ठीक है। ये रहेगा आपका मीथेन रहेगा। क्या रहेगा जी? मीथेन रहेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। और जितने भी है भाई साहब ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस से किए जाते हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर पानी को कीटाणु रहित करना है, अगर पानी को कीटाणु रहित करना है तो बताएंगे सभी लोग कि पानी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से अधातु का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पूछा गया है। कौन से नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करेंगे सभी लोग। क्या बात है, सभी लोगों ने आंसर कर दिया इसका। इसका आंसर है आपका क्लोरीन। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये क्लोरीन जो है इस जो ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल के, उस ग्रुप का मुझे नंबर चाहिए और साथ में उसका नाम भी चाहिए, चलिए बताइए पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप होता है जिसमें आपको क्लोरीन मिलते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, सबको याद है। फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई एस्टाडीन, आंटी आयोडीन और एस्टाडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। ये होते हैं भाई साहब 17 नंबर के ग्रुप में होते हैं। और इनका नाम क्या है जी? इन्हें बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है ये भी मुझे बताएंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है जी? ये होता है भाई साहब आपका कौन? फ्लोरीन गैस होती है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दूं ये जो हैलोजन ग्रुप है भाई साहब, इसमें जितने भी आपके तत्व आ रहे हैं, जितने भी अधातु आ रहे हैं, इनके आखिरी ऑर्बिट में आखिरी जो ऑर्बिट होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी आपको याद रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। माने कि इनकी वैलेंसी कितनी रहेगी? इनकी वैलेंसी रहने वाली है एक। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? जी हाँ, ट्रिक जो है इसके ऊपर बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। फिर कल बाहर आंटी बताया ना मैंने, ये उसको याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, ब्रोमीन के बारे में कोई बता सकता है ये ब्रोमीन की क्या विशेषता है? कोई है बंदा, बंदी, बच्चा, बच्ची, बताइए सभी लोग। तो मेरा क्वेश्चन है ब्रोमीन की क्या विशेषता है? इसका आंसर कौन बता सकता है? इसकी क्या विशेषता है जो इसको अलग करती है जी बाकी अधातुओं से? वो है कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि आपको तरल रूप में मिलेगा। आपके नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो आपको तरल रूप में मिलता है। बहुत बढ़िया। देखिए
सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस याद हो गए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आंसर करते हो। दिल से बता रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जब सही आंसर करते हो ना आप, बहुत अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है। और अभी जो मैं आपको हार्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे वादा किया था कि मैं आज हार्ट के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए बताइए। सभी लोग मुझे बताएंगे हार्ट के बारे में कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है। यहां पे बोला गया है कि ह्यूमन हार्ट, माने कि मानव के शरीर में भाई साहब उसका जो दिल होता है, वो दिल में 4 चेंबर होते हैं, 4 खोलियां होती है। ये भाई साहब आपका सही उत्तर है। पल्मोनरी आर्टरी, जिसे हम फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाते हैं, माने कि अशुद्ध रक्त लेके जाती है। भाई साहब ये भी आपका सही है। द अपर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। भाई साहब ये आपका गलत हो गया। अपर 2 चेंबर जो है उसे वेंट्रिकल नहीं बोला जाता है भाई साहब, उसे, जी हां, उसे ऑरिकल बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा ये, जो कि गलत है। ये कि कैसे है? गलत स्टेटमेंट है और यही हमें पूछा गया है कि गलत क्या है। तो आपका आंसर रहेगा सी। और किन किन लोगों का सी आया है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर सी आया है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा हार्ट के बारे में देखते। सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए हमारा हार्ट जो है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस तरह से पंप करता है। भाई पंप करो, भाई साहब पंप करो, पंप करो। हाँ देखो, ये इस तरह से पंप करता है। जहां पे आपको नीला वाला खून दिखाई दे रहा है, ये नीला मतलब क्या है? यह आपका अशुद्ध रक्त है। ये कैसे आपका? ये अशुद्ध रक्त है। ये आपको ध्यान में रखना है। माने कि आपको ये बताना चाहूंगा कि हार्ट जो हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जो आपका ये साइड कौन सी? आपकी राइट साइड है। राइट माने कि जिसे बोलेंगे हम दाई बाजू है। दाई बाजू जो है ये, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ये आपको याद रखना है। कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है भाई साहब, यहां पे आपको कौन सा खून मिलेगा? यहां पे मिलेगा आपको शुद्ध रक्त मिलेगा। क्या मिलेगा? शुद्ध रक्त मिलेगा, माने कि जिसमें ऑक्सीजन रहता है। यह बहुत बड़ी बात है, इसे आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया है। इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस लेता हूं ताकि हार्ट के बारे में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने कि कौन सा ऐसा चेंबर है, प्रकोष्ठ है हमारे हृदय का, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे ही हम क्या बोलेंगे जी? अशुद्ध रक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त जो है वो प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है। चलिए बताइए सभी लोग। ये आपका हार्ट, ये आपका हार्ट बराबर है। इसके 4 भाग कर दे इस तरह से, ये हो गए 4 भाग। और ये मैंने बोला कि जो राइट हैंड साइड होता है भाई साहब, ठीक है, ये अशुद्ध रक्त होता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है भाई साहब, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो दाया अलिंद है, दाया अलिंद है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब राइट एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम बोलता है। यहां पे पूरे शरीर का जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहां पे आता है। कहां पे आता है जी? आपके दाएं अलिंद में आता है। ये आपको याद रखना है। यहां पे आया, कौन लेके आएगा? वो लेके आएगी आपकी वेन्स, और उसका नाम है भाई साहब वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। नाम भी देखिए, ऐसे लगता है कि भाई साहब किसी को डस लेगा सांप, सांप की तरह ही नाम है ना, वेना कावा। वेना कावा किंग कोबरा है ना, इसी तरह से कुछ नाम है। वेना कावा जिसे बोला जाता है, या उसे हम क्या बोलेंगे? महाशिरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाशिरा बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, महाशिरा। माने कि पूरे शरीर का गंदा खून कहां पे आ रहा है आपको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यार आपका दाया अलिंद में। यहां से खून जाता है आपके भाई साहब दाया निलय जो होता है वहां पे जाएगा। माने कि कौन सा दाया निलय मतलब आता? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। जो जो बातें बता रहा हूं वो एक तो ध्यान से लिख लो, नहीं तो ध्यान में रख लो। राइट ऑट्रियम, जिसे हम दाया अलिंद बोले थे, यहां से खून कहां पे आया आपका? वो आया आपका राइट वेंट्रिकल, माने कि दाएं निलय में आया। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है ये वाली, कि इन दोनों के बीच में यहां पे एक दरवाजा होता है।
यहाँ पे एक वॉल होता है। क्या होता है? वॉल होता है। जैसे कि आपके घर में वॉल होता है ना, पानी कम आओ जाओ वाला, उसी तरह से यहाँ पे वॉल होता है, उसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया सभी को? माने कि दाई साइड आपकी क्लियर हो गई, दाई साइड कंप्लीट हो गई, दाएं बाजू कंप्लीट हो गई, राइट हैंड साइड आपको समझ में आ गया है जी, यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्लियर ये हो गया आपका। चलिए बताइए इसका आंसर। हाँ, दाई बाजू आपको समझ में आ गई। चलिए इसका आंसर करेंगे। अभी जाते हैं राइट एट्रियम के बारे में। बताइए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। कौन सा वॉल होता है? विच वॉल इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? यही पूछा गया है। देखो यहाँ पे जो मैंने बोला कि यहाँ पे एक दरवाजा होता है, नल का वॉल होता है, उसका नाम है आपका, बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे जी, ताकि ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए, ये सभी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर कर दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल रहता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर। बताइए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जिसे हम दाहिना निलय बोलते हैं, ये कौन से प्रकार का खून पंप करता है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सभी को बता दो भाई साहब, ये आपका दिल है ना। यहाँ पे हमने 4 पार्ट किए थे और ये वाले पार्ट की बात कर रहा है वो। ये वाला पार्ट जो है इसे बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, या भाई साहब दाया निलय है ना, निलय बोला जाता है। तो ये भाई साहब कौन सा रक्त पंप करता है? आप सभी को पता है, यहां से खून जो है किसकी तरफ जाता है? यहां से खून जाता है आपके फेफड़ों की तरफ। ये आपके फेफड़े हो गए, ये फेफड़े है ना, ये फेफड़े है। ये क्या रहेगी? ये आपकी धमनी है। ये कौन सी धमनी है जी? ये है आपकी भाई साहब फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी है। ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो भाई साहब अशुद्ध रक्त कैरी करती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। माने कि यहाँ पे कौन सा खून रहेगा? बताइए, ये रहेगा आपका अशुद्ध रक्त रहेगा। और ये कहां पे लेके जा रहा है जी? ये लेके जा रहा है टूवर्ड द लंग, माने कि फेफड़ों की तरफ लेके जाता है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया है। उसके बाद यहां से जो है ये एक वेन जो है भाई साहब वापस आती है। अब फेफड़े की तरफ गया भाई साहब, यहां पे फिल्ट्रेशन हो गया, खून में जो है भाई साहब हमने ऑक्सीजन डाल दिया। ये ऑक्सीजन वाला खून, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे हम शुद्ध रक्त। क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त बोलेंगे। ये शुद्ध रक्त लेके आती है आपके ये वाले चेंबर में, जिसे क्या बोला जाएगा भाई साहब? इसे बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है। माने कि भाई साहब बाया अलिंद बोला जाता है। वहां पे आपका खून आ रहा है, कहां से? लंग से, माने कि फेफड़ों से आ रहा है आपके इस पार्ट में। क्लियर हो गया यहाँ पे? पर इसके बाद कहां पे जाएगा? इसके बाद जाएगा भाई साहब नीचे, और ये क्या है आपका? ये रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या रहेगा ये? लेफ्ट वेंट्रिकल। माने कि भाई साहब इसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे हम बाया निलय। क्या बोलेंगे? बाया निलय। और यहां से जो है पूरे शरीर को फिर रक्त पहुंचाया जाता है। किससे? एओर्टा नाम की महाधमनी जिसे बोलते हैं, उससे पहुंचाया जाता है। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया। ठीक है, ऐसी आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। अब एक एक कर सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? What type of blood does the right side of the heart handles? यहां पे पूछा गया है कि ये आपका हार्ट है और ये उसकी भाई साहब राइट साइड है, और ये आपकी लेफ्ट साइड है। आपका जो राइट है वो हार्ट का लेफ्ट रहेगा, और हार्ट का जो राइट रहेगा वो आपका लेफ्ट रहेगा। ये आपको पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने कि अशुद्ध रक्त जिसे बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच मेजर ब्लड वेसल्स कैरीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम? माने कि यहां पे पूछा गया है कि ये आपका हार्ट है ना, या हार्ट है, और ये भाई साहब आपका एट्रियम है। या आपका एट्रियम है राइट वाला। यहां पे कौन आपका अशुद्ध रक्त लेके आ रहा है? अभी इसके बारे में आपको बताया मैंने। बताइए इसका आंसर क्या था?
बस एक नाम आपको ध्यान में रखना है, वो बोला मैंने शिरा, महाशिरा, महाशिरा। महाशिवरात्रि शुरू हो जाएंगी ना, अभी श्रावण मास का शुरू हो गया भाई साहब। तो सबको ध्यान में रखना है कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहां पे आता है, वो आता है आपका भाई साहब राइट एट्रियम में आता है, दाएं अलिंद में आता है। क्लियर है? और कौन लेके आता है? वेना कावा लेके आती है, जिसे हम महाशिरा बोलते हैं। दो प्रकार की वेना कावा होता है, एक होती है आपकी सुपेरियर और एक होती है आपकी इंफीरियर। और सुपेरियर का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये वाला हार्ट हो गया, इसके ऊपर का जो भाग है, यहां से माने कि हाथ वाथ सब मुंडी मुंडी सब आ जाएंगी, यहां का जो अशुद्ध रक्त आ रहा है वो लेके आ रही है आपकी सुपेरिया। और नीचे वाला पोर्शन जो है, हार्ट के नीचे वाला पोर्शन, कमर, पैर, ये पूरा का पूरा, इसके नीचे से जो ब्लड ऊपर लेके आ रही है उसे बोलेंगे हम इंफेरिया। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। और यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है अभी अभी, ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने बीपीएससी, यूपी टेट में भी देखा है भाई साहब, और साथ में ZTT में भी देखा है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा आपका मिथानोइक एसिड। इसका ही दूसरा नाम बता दियो, इसका नाम दूसरा क्या है बताइए? दूसरा नाम क्या है? मिथानोइक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? मिथानोइक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? चलिए बताइए फास्ट, जल्दी जल्दी। आई एम न्यू स्टूडेंट। मोहम्मद, आप कहां से न्यू स्टूडेंट हो गया? आप तो जूने पुराने ही हो। बहुत बढ़िया, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। और एक बात बता दूं आप सभी को, जो नए बच्चे जुड़े हैं उन सभी को एक बहुत बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं कि कल ठीक 1 बजे जो दानिश सर का क्लास रहेगा, जो आपका दानिश सर का क्लास रहने वाला है भाई साहब, वहां पे बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। बहुत बड़ी खबर आपके लिए लाई गई है। किसके बारे में? आपके पढ़ाई के बारे में। और आपको बता दूं, वो चीज जो है जो आपके लिए हम लाने वाले हैं, वो सबकी पढ़ाई की लेवल जो है बहुत ऊपर तक लेके जाने वाले हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी नई हम अप्लाई करने वाले हैं, इसके बारे में कल आपको दानिश सर जो है बहुत एक्सप्लेन से बताने वाले हैं। तो सभी लोग वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। और जो बच्चे लाइव रहने वाले हैं उनको भाई साहब इसका बहुत फायदा होने वाला है। तो जितने भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं उन सभी बच्चों को तो रहना ही है, साथ में ये भी अपने दोस्तों को भी बता देना है कि कल 1 बजे का दानिश सर का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर आप सभी ने बता दिया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है जी? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और भाई साहब अगर डबल और भाई साहब आपको ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखाई दे रहा है तो उसे बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड। माने कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? असंतृप्त बोलते हैं, है ना। इस तरह से अभी इन सभी का स्ट्रक्चर आपको निकालना आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई साहब? इस तरह से रहेगा, माने कि यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, नहीं C2H2 है ना, ठीक है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। C2H6 देखिए, ये आपका आंसर रहेगा जी। कैसे रहेगा देखो, सिंगल बॉन्ड और इस तरह से हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। और सी के बारे में आपको बताया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा सी के बीच में, माने कि पहला और तीसरा जो है आपके अनसैचुरेटेड है और भाई साहब बी जो है आपका सैचुरेटेड माने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। क्लियर है यहाँ पे जी? बहुत बढ़िया। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आप ही के लिए जो हमने एक बहुत बढ़िया जो है आप सभी के लिए एक खबर है। हाँ, खबर सुने बिना कोई जाएगा नहीं। बहुत बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, जो अभी अभी टेक्निकल टीम से मुझे पता चली है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कहाँ गई खबर? 1 मिनट रुके, खबर बता रहा हूं आपको। खबर क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या है आपको बता रहा हूं, बस 1 मिनट रुक जाइए। कहां गई खबर? बस 1 मिनट रुक जाइए, बस हो गई, खबर आ गई है। देखिए खबर ये है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे जी, सभी लोग ध्यान दे, सभी लोग एक बार लाइक भी कर देंगे सेशन को, ताकि खबर और लोगों तक पहुंच सके। खबर ये वाली है, खबर ये वाली है आप सभी को कि कल से जो है टीचिंग परीक्षा आप सभी विज्ञान के बच्चों के लिए एक नई सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। वहां पे आप सभी बच्चों को हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टीआरई 1, 2, 3, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो आने वाले एग्जामिनेशन के हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, उन सभी क्वेश्चंस की एक बड़ी सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे टॉप 500 क्वेश्चंस में पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इन 500 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, यह मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनक के साथ, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये सीरीज जो है हमारी 10 दिन चलने वाली है, बस 10 दिन। ठीक है, उसके बाद शायद ये ना मिले आपको, और हो सकता है कि ये वाईटी से भी निकाल ली जाए, तो ये जो चलेगी सिर्फ लाइव ही चलेगी। ठीक है, आप स्पेशल बच्चों के लिए, जो कि हमने टारगेट रखा था कि आपको टॉप 100 में लाना है, उसके लिए ये हम सीरीज चला रहे, ये आपको लाइव ही मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग बच्चों ध्यान रखना है कि आपको लाइव ही क्लास मिलने वाली, तो लाइव 500 क्वेश्चन अगर आपको करना है, और अपनी जो भी तैयारी है बीपीएससी यूपी जो भी रहेगी उसकी बुलंदियों को हासिल करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो इसे देखना है आपको और ज्वाइन करना है। सभी लोग अपने दोस्तों को और जो भी परिवारजनक रहेंगे उनको भी बताना है जी। ये खबर ही तो है, खबर ही तो है, क्योंकि बाद में बोलोगे कि सर हमें पता ही नहीं था, हमने क्लास ज्वाइन नहीं किया। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल का सेशन के बारे में मैंने बोला है कि कल 1 बजे जो सेशन रहने वाला है दानिश सर का, वहां पे वो बहुत बड़ी और एक घोषणा, ये तो हो गई अपनी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाली है पढ़ाई करने में, एक नई टेक्नोलॉजी जिससे कि आप 24 घंटे रिवीजन कर सकते हो। देखिए मैंने एक हिंट तो आपको दे दिया, हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जिससे कि आप 24 घंटे पढ़ाई कर पाओगे, 24 घंटे। ठीक है, तो उसे अगर आपको जानना है तो कल 1 बजे का सेशन आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये क्लास पे खत्म करते हैं। और जो मैंने स्केलर और वेक्टर के बारे में बताया, उनका जो शॉर्ट वीडियो है, जो वीडियो है जेनरिक वीडियो मोना मैम ने बना के डाल दिया। आप अगर वेक्टर की ट्रिक ही जानना चाहते हो तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, कल से सेशन शुरू होने वाला। ठीक है, कल नहीं परसों से। कल हमारा सेशन नहीं रहेगा क्योंकि वो 500 क्वेश्चन निकाल रहा हूं एक एक कर कुछ क्वेश्चंस निकल गए और क्वेश्चन निकालने थोड़ा एनालिसिस बाकी है, तो कल हमारा सेशन नहीं होगा वाईटी का 2 बजे का, परसों होगा। तो परसों से इसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस।